क्या चल रहा था कल? हिस्ट्री तो चल ही रहा था, तो हमें भी याद है हिस्ट्री में क्या चल रहा था। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति आगे चल के क्राउड, ग्रुप या कम्युनिटी का निर्माण करता है, और कम्युनिटी यानी कि समुदाय कैसे आगे चल के बनता है राष्ट्र या राज्य। ठीक है, तो कल हमने पहला बेसिक ये देखा। तो आज हम शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है आपके एक वर्ड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद से। ठीक, तो अगर कल की क्लास में आपको ये समझ में आया कि राष्ट्र किसे कहते हैं, तो आज ये भी समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट समझना, ये वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे। जातिवाद किसे कहते हैं? क्षेत्रवाद, भाषावाद, सुने हैं सारे वर्ड्स। क्या अर्थ होता है इन वर्ड्स का? जातिवाद किसे कहते हैं? तो याद रखना, पहला वर्ड आपने देखा जाति और दूसरा वर्ड आपने देखा वाद। इधर आपने क्षेत्र और वाद, भाषा और वाद। ठीक, किसी भी वर्ड के पीछे वाद लग जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, सीधा सीधा से इसका अर्थ होता है, अगर ये जातिवाद लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान किससे जोड़ दे? अपनी जाति से जोड़ दे। ठीक है, और अपनी जाति के उद्देश्य या हितों को प्राप्त करना, व्यक्ति अपना उद्देश्य या अपने हित बना ले। ठीक, तो यही घटना कहलाती है जातिवाद। ठीक है, सिंपल। तो जातिवाद का मतलब जब आप अपनी पहचान अपनी जाति से जोड़ दो, ठीक, और अपनी जाति के उद्देश्य या हितों को प्राप्त करना आपका खुद का उद्देश्य बन जाए, तो ये घटना क्या कहलाएगी? जातिवाद। दूसरा वर्ड उठा लो अब, क्षेत्रवाद। जब आप अपनी पहचान अपने क्षेत्र से जोड़ दो और क्षेत्र के उद्देश्य या हितों को प्राप्त करना आपका उद्देश्य बन जाए, तो ये घटना क्षेत्रवाद। भाषावाद, जब आप अपनी पहचान अपनी भाषा से जोड़ दो, ठीक, और अपने भाषा के उद्देश्यों को प्राप्त करना आपका खुद का उद्देश्य बन जाए, तो ये घटना भाषावाद। इसी तरीके से क्या हो गया? राष्ट्रवाद। सीधा सीधा सा अर्थ, जब व्यक्ति अपनी पहचान अपने राष्ट्र से जोड़ दे और राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति व्यक्ति के खुद के उद्देश्य बन जाए। ठीक, यानी कि व्यक्ति क्या करे? राष्ट्र के उद्देश्यों को अपने उद्देश्यों से जोड़ ले, तो यही घटना कहलाएगी आपके राष्ट्रवाद। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट समझना। अब एक पॉइंट समझना, अब जातिवाद की हम बात करें या क्षेत्रवाद की या भाषावाद की, अब यहाँ आपके दूसरी प्रॉब्लम कहाँ होती है? जातिवाद कोई नकारात्मक संकल्पना नहीं है, हर व्यक्ति को हक है वो अपनी पहचान अपनी जाति से शो करे। ठीक है, लेकिन ये नकारात्मक संकल्पना बनती कब है? ठीक, तो जब आप अपनी पहचान अपनी जाति के संदर्भ में देखो और अपनी जाति के उद्देश्यों को आप अपना उद्देश्य घोषित कर दो, तो ये घटना जातिवाद है। यहाँ तक तो ये पॉजिटिव है, लेकिन जब आप अपनी जाति को बेस्ट और दूसरे की जाति को वर्स्ट समझना शुरू कर दो, वहाँ ये जातिवाद हो जाता है नकारात्मक। ठीक, क्योंकि हर पर्सन अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ समझता है। ठीक है, तो जब आप अपनी जाति को बेस्ट देखो और दूसरे की को वर्स्ट देखो, तो स्वाभाविक सी बात है कन्फ्लिक्शन शुरू होगा, और वहां ये चीजें फिर आपके क्या करती हैं? डिसइंटीग्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। ठीक, ऐसे ही क्षेत्रवाद। ठीक, जब आप अपने क्षेत्र को बेहतर समझो और दूसरे क्षेत्र को बदतर समझो, ठीक, तो ये आपके क्या हुआ? अब यहाँ से कन्फ्लिक्शन शुरू होगा। ठीक है, ऐसे ही भाषावाद, अपनी भाषा को बेहतर समझो और दूसरे की भाषा को कमतर समझो, तो यहाँ से भाषावाद नकारात्मक संकल्पना बनना शुरू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ याद रखना, तो सबसे पहले तो राष्ट्रवाद हम कहते किसे हैं? जब व्यक्ति अपनी पहचान राष्ट्र से जोड़ ले और राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य बन जाए, तो ये घटना आपके क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। ठीक है, दूसरा याद रखना, जब किसी देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद ये हावी होगा, तो उस देश में हमेशा राष्ट्रवाद कमजोर होगा। ठीक, आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो पहचान राष्ट्र से जोड़ो या जाति, क्षेत्र और भाषा से जोड़ो। अगर जाति, क्षेत्र और भाषा से आपने अपनी पहचान जोड़ ली, ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है आपका उद्देश्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा, इस उद्देश्य को प्राप्त करना नहीं होगा।
ठीक, तो राष्ट्रवाद का मतलब आपके ये है कि इन सारी संकीर्णताओं से बाहर निकल के अपनी पहचान को किससे जोड़ दो, राष्ट्र से जोड़ दो, और राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करना अपना खुद का उद्देश्य बना लो, तो यही कहलाता है आपके राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये क्लियर हुआ राष्ट्र किसे कहते हैं और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना। अब करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग। तो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग में सबसे पहला बेसिक आता है आपका नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं हम? राष्ट्रवाद जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान राष्ट्र से जोड़ ले और राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करना व्यक्ति अपने उद्देश्य बना ले। ठीक, तो यही घटना आपके क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई।
अब हम जब मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम एंटर करते हैं तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के केंद्र बिंदु में आपको दिखाई देगा कि दो देश हैं आपके, एक है आपके यूके और एक है आपके इंडिया। ठीक है, अब पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि यूके का राष्ट्रवाद क्या था, ठीक, तो इससे ये पता चल जाएगा कि यूके ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे किया। और अगर ये पता चल जाए कि इंडिया का राष्ट्रवाद क्या था, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यूके के साम्राज्य के विरुद्ध इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया किस किस तरह से दी, या इंडिया ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल किस किस तरह से चलाया। ठीक, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इसी बात के ऊपर तो है। किस बात के ऊपर? यूके ने अपना साम्राज्य फैलाया और इंडिया ने उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की। यही है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का क्रक्स। ठीक, तो अब अगर हमें सबसे पहले पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि यहाँ आपके यूके का राष्ट्रवाद क्या था और इंडिया का राष्ट्रवाद क्या था। ठीक, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि यूके क्या चाहता था और इंडिया क्या चाहता था। ठीक, तो जो इन देशों का राष्ट्रवाद होगा उसी राष्ट्रवाद की प्राप्ति या इन देशों के जो उद्देश्य होंगे उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही इन देशों के नागरिकों का उद्देश्य होगा। और इन देशों के नागरिक अपने अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर यूके का राष्ट्रवाद पूरा हो रहा है तो हम गुलाम बने रहेंगे, और अगर हमारा राष्ट्रवाद पूरा हो रहा है तो हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यह है आपके यहाँ तक का सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूके, इसका राष्ट्रवाद आपके क्या था। यूके का राष्ट्रवाद मतलब यूके के आपके लोगों का उद्देश्य क्या था और क्या थे आपके यूके के उद्देश्य जिनको प्राप्त करने के लिए यूके के लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो यूके का नेशनलिज्म, तो सबसे पहले तो नेशनलिज्म ऑफ यूके, तो सबसे पहले हम ये देखें कि यूके का राष्ट्रवाद था क्या। ठीक है, तो यूके का राष्ट्रवाद सबसे पहला तो आपका क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी सनसेट ना हो। ठीक, उस समय अगर हम देखें तो 15वीं 16वीं 17वीं सदी में आपके एकमात्र एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर, जिसका शासन वर्ल्ड के लगभग 60 देशों में फैला हुआ था। इस एम्पायर के बारे में कहा जाता था कि इस एम्पायर में कभी भी सनसेट नहीं होता। ठीक, तो ये इसका पहला राष्ट्रवाद होगा ये कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी सनसेट ना हो। और दूसरा, इसका जितने भी देशों में शासन था उनमें सबसे ज्यादा लाभ इसे होता था कहां से? इंडिया। तो इंडिया में तो हर स्थिति में ये अपने शासन को सुरक्षित रखना चाहेगा। तो ये था यूके का उद्देश्य या यूके का आपके नेशनल इंटरेस्ट, और इसी नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करेंगे अब यूके के लोग। ठीक, वही हो जाएगा उन लोगों का नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद।
तो अब यूके के लोगों के पास या यूके के पास क्या विकल्प होंगे अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने देखा इनका नेशनलिज्म क्या है। अब हम ये समझते हैं कि नेशनलिज्म प्राप्त करने के इनके पास विकल्प क्या है, किस किस विकल्प से ये नेशनलिज्म को अपने को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर नोट। तो नेक्स्ट, तो हमने देखा कि यूके का नेशनलिज्म आपके क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी सनसेट ना हो और इंडिया में आपके ब्रिटेन का शासन हमेशा सुरक्षित बना रहे। अब यूके के पास इस नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के आपके तरीके क्या हैं, ठीक है। तो पहला तरीका पावर, शक्ति, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम एक एक तरीके का एनालिसिस करें। तो यूके के पास पहला तरीका है शक्ति की, शक्ति की दम पर वो अपना शासन बनाए रखें। तो अब यहाँ गौर से समझना कि शक्ति की दम पर आप राजाओं को तो जीत सकते हो, लेकिन शक्ति की दम पर जनता को जीता नहीं जा सकता, ठीक। शक्ति की दम पर आपने जितने भारत के राजा थे उनको तो हरा दिया, लेकिन शक्ति की दम पर आप जनता को हरा नहीं सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में आपके अगर जनता ने विद्रोह कर दिया तो चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र, शासन बदलते देर नहीं लगती, ठीक। क्योंकि जनता को शक्ति की दम पर जीतना असंभव है, ठीक है, पहली चीज। तो यहां इन्होंने जो पहला तरीका अपनाया पावर, पावर को हासिल करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रांग आर्मी और एक स्ट्रांग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये भारत और अन्य देशों में स्थापित किया, ठीक है। यानी कि ये सबसे पहले क्या चाहते थे कि एक स्ट्रांग पावर, ठीक है। पावर जरूरी कहां तक थी? ये रजवाड़ों को जीतने के लिए यहां तक जरूरी थी, लेकिन पावर की दम पर हम जनता के ऊपर अपने शासन को लंबे समय तक बना के नहीं रख सकते, इस बात को ये भी जानते थे। तो इन्होंने पावर के साथ दूसरा विकल्प यूज किया, वेलफेयर एक्टिविटीज। यानी कि इनका मानना यह था कि अगर जनता जब तक शासन को स्वीकार नहीं करेगी तब तक लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है, ठीक है। और जनता शासन को तब स्वीकार करेगी आपके को जब जनता को यह यकीन हो जाए कि इन राजाओं से अच्छा कार्य तो अंग्रेज कर रहे हैं। जनता को भी तो यकीन दिलाना जरूरी है, ठीक। अब लोग आपके क्यों कह रहे हैं मोदी को 2019 में फिर लाएंगे? क्योंकि जनता को पता है कितना भी भ्रष्टाचार है, पर कांग्रेस से तो कम है। तो यही आपके सिस्टम क्या हुआ? अगर लोगों ने व्यवस्था को परिवर्तित अगर किया है तो पुरानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो यही सिस्टम आपके इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें पता है कि पावर की दम पर जनता को लंबे समय तक अपने बस में नहीं किया जा सकता। जनता को तभी बस में किया जा सकता है जब जनता को बेहतर शासन दिया जाए। यानी जनता को ये लगे कि अंग्रेज जो भारत में कर रहे हैं वो आपके राजाओं से तो बेहतर कर रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने आपके कई वेलफेयर एक्टिविटीज की इस क्रम में कि जनता को ये यकीन दिला सके कि हमारा शासन किससे बेहतर है, राजाओं से बेहतर है, ठीक है। अब इन्हीं वेलफेयर एक्टिविटीज को करने के क्रम में इन्होंने भारत में किया रेलवे का विकास, कम्युनिकेशन सिस्टम का विकास, टेलीफोन तार सब यही लेके आए थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आपके वेलफेयर एक्टिविटीज के क्रम में किया भारत में एजुकेशन का विकास, ठीक। एक स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो पहले भारत में नहीं था, जुडिशरी जो पहले भारत में नहीं थी, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में कई सोशल एविल्स जैसे सती प्रथा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। इसके अलावा दास प्रथा, तो कई प्रथाएं जो आपके नरवली प्रथा जो पहले से चली आ रही थी, उन सारी सामाजिक बुराइयों को इन्होंने क्या किया, समाप्त करने का कार्य किया। तो अगर इनके इन सारे कार्यों को अगर हम देखें तो एक बार में तो ऐसा लगता है कि वास्तव में आपके ये भारत के लिए बिल्कुल वरदान बन के आए थे, क्योंकि ये सारी चीजें भारत में कभी थी नहीं, पहली बार हुआ। और कोई इंसिडेंटली एक बहुत बड़ा वर्ग भारत का इनका समर्थक भी बन गया था इनकी इन घटनाओं को देखते हुए। ये वो वर्ग था जिसने इन अच्छाइयों को तो देखा लेकिन इन अच्छाइयों के पीछे छिपी हुई बुराइयों को नहीं देखा, ठीक। तो भारत के अंदर आपके एक वर्ग ऐसा हुआ, कैसा हुआ, जिसने ये कहा कि अंग्रेज नहीं होते तो हम तो असभ्य रह जाते हैं, ठीक। अब समझते हैं आपके, अब आगे देखते हैं। जब अंग्रेज भारत में ये सारी वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे थे तब अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे द्वारा जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज भारत में की जा रही हैं, इन सारी वेलफेयर एक्टिविटीज का अंतिम उद्देश्य ब्रिटिश एम्पायर की सुरक्षा करना है या ब्रिटिश एम्पायर के हितों को पूरा करना है, ना कि भारतीयों का हित, ठीक। कैसे करना है तो ये समझना, भारतीय अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पाए थे। इन्होंने भारत में वेलफेयर एक्टिविटीज के नाम पर रेलवे का विकास किया, तो ये रेलवे का विकास भारतीयों के लिए नहीं था, ये रेलवे का विकास इसलिए था कि कच्चा माल फैक्ट्रियों तक आ सके और बना हुआ सामान बाजार तक जा सके। ये रेलवे का विकास इसलिए था कि जहां भी भारत में विद्रोह हो आर्मी बिठाओ और इमीडिएट पहुंचाओ, ठीक है। भारतीयों के लिए तो 60 डिब्बों में एक डिब्बा होता था, उसमें ऊपर नीचे ठसाठस भारतीय होते थे, यूपी बिहार की तरह, ठीक। तो ये सिचुएशन आज भी रेलवे की वहीं से चली आ रही है। अब इसके बाद में दूसरा एजुकेशन। अब एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन का विकास इन्होंने भारतीयों को पढ़ाने के लिए नहीं किया। एजुकेशन के पीछे इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि एक तो इन्हें सस्ता स्टाफ मिल जाए, ठीक। तो सस्ता स्टाफ के लिए पढ़ाना लिखाना जरूरी है। दूसरा इनका जो एजुकेशन का उद्देश्य था वो आपके क्या था, वो आपके ये था एजुकेशन का उद्देश्य कि एजुकेशन में किताबें आएंगी,
तो किताबों के माध्यम से ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाएं, क्योंकि उस समय मीडिया तो थी नहीं, ठीक, प्रेस थी नहीं, व्हाट्सअप, फेसबुक और आपके टीवी ये कुछ था नहीं उस समय, तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी? तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने सहारा लिया बुक्स का, ठीक। अब बुक्स का सहारा कैसे लिया? अब फर्स्ट क्लास की कोई आपके बुक है, बुक में इन्होंने 2 चित्र बनाए आपके, एक चित्र धोती कुर्ता पहने हुए इंडियन, काला इंडियन बनाया इन्होंने, उसके नीचे लिखा अनसिविलाइज्ड इंडियन, और एक गोरा ब्रिटिशर्स बनाया, उसे सूट बूट पहनाया, उसके नीचे लिखा सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स। अब बच्चा कुछ ना समझेगा, इतना तो समझ जाएगा यार हम सभ्य हैं, क्योंकि हम धोती कुर्ता पहनते हैं, और हम सभ्य कब बनेंगे? जब हम कोट पैंट पहनेंगे। कोट पैंट का मतलब ब्रिटिश प्रोडक्ट, ठीक। अब एक चित्र इन्होंने बनाया काले बच्चे का, उसके नीचे लिखा इफेक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ठीक, और एक चित्र इन्होंने गोरे बच्चे का बनाया और उसके नीचे लिखा इफेक्ट ऑफ ओले एंड वीएलसीसी। बच्चा कहेगा अब समझ में आया, मम्मी ने सरसों का तेल लगाया इसलिए करिया हो गए हैं, ओले और वीएलसीसी लगाते तो शायद ऐसा होता। ओले और वीएलसीसी कहाँ से आ रहे हैं? ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इन्होंने इन किताबों को सहारा बनाया, किसका? मार्केटिंग का सहारा, ठीक, और ब्रेन वॉश किया इन्होंने इमीडिएट बच्चों का। ब्रेन वॉश तो बच्चों का कैसे होगा? बच्चों को आप कोई भी चीज दिखाओ, बच्चों को उसके पीछे का नकारात्मक प्रभाव नहीं पता, वो केवल उसी को समझते हैं जो उन्हें दिखता है, ठीक। और यही ब्रेन वॉश थ्योरी लंबे समय में आपके दिमाग में घर कर जाएगी, ठीक। तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो धोती कुर्ता पहनेगा वो विद्वान नहीं होगा, कहीं लिखा है क्या? लेकिन आप में से एक भी नहीं पहनेगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रेन वॉश हो चुका है। सच्चाई ये इतना बड़ा ब्रेन वॉश है कि धोती कुर्ता पहनने कोई तैयार नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का डेवलपमेंट इन्होंने भारतीयों के लिए नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर का डेवलपमेंट इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये भारत के ज्यादातर क्षेत्र को जीत चुके थे, इन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करना था, ठीक है। और आपके एक बेहतर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा आपके जुडिशरी, ये जुडिशरी का विकास इन्होंने आपके इसलिए किया कि अगर कोई टैक्स ना दे तो उसकी जमीनों को हड़प सकें, उसे डरा सकें। इनकी जुडिशरी में भारतीयों को तो कभी न्याय मिला ही नहीं था, भारतीय तो न्याय से वंचित ही रहे थे हमेशा इन जुडिशरीज में, ठीक। नेक्स्ट बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो इन्होंने आपके कही तो वो भी केवल किस लिए? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन अपने हितों के लिए, ये भारतीयों के लिए इनकी कोई भी प्रशासनिक सुविधाएं नहीं थी, इनकी कोई भी ब्यूरोक्रेसी पब्लिक फ्रेंडली नहीं थी, ठीक है। और इसके बाद में अब इतनी सारी ये बुराइयां हैं तो एक आध तो अच्छाई करनी पड़ेगी, तो कुछ 2-4 जो सोशल लेवल्स इन्होंने समाप्त किए वो जरूर इनके अच्छे कार्य थे, जैसे सती प्रथा को समाप्त करना, नरबली प्रथा को समाप्त करना, दास प्रथा को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह लागू करना, तो ये कई कुछ आपके अच्छे कार्य इन्होंने किए, ठीक है। तो शुरुआती दौर में हुआ ये कि भारतीयों को ये लगा कि ये ब्रिटिश शासन बड़ा बेहतर शासन है, ठीक है, ये क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं ये भारत को दे रहा है। ये कब तक लगा भारतीयों को? जब तक भारतीयों ने इस पूरे ब्रिटिश व्यवस्था का इवैल्यूएशन किया नहीं था, तब तक ऐसा भारतीयों को लगा, ठीक है। अब यहां आगे हम देखते क्या है, ब्रिटेन इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि भारत में जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज ब्रिटेन कर रहा है, ठीक है, वो वेलफेयर एक्टिविटीज भारतीयों के लिए नहीं, वो वेलफेयर एक्टिविटीज ब्रिटिश खुद अपने लिए कर रहे हैं। इन सभी वेलफेयर एक्टिविटीज का आपके उद्देश्य क्या था? भारत से ज्यादा मात्रा में पैसा निकाल के कहां पहुंचाना? इंग्लैंड पहुंचाना। ये ब्रिटेन का उद्देश्य था इन सारी एक्टिविटीज को करने का, ठीक। लेकिन अभी तक भारतीय इस बात को समझ नहीं पाए थे, ठीक है। जबकि ब्रिटेन ये जानता था कि आज नहीं तो कल भारतीयों को इस बात की हकीकत पता जरूर चलेगी। जिस दिन भारतीय इन सारी व्यवस्थाओं का एनालिसिस करेंगे, भारतीय ये समझ जाएंगे कि आपके क्या हो रहा है कि ब्रिटेन भारत में कोई कल्याण नहीं कर रहा है। ब्रिटेन भारत में जो भी गतिविधियां कर रहा है वो सारी गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य केवल भारत का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है। और जिस दिन भारतीयों को यह बात समझ में आ गई, उस दिन भारतीय विद्रोह कर देंगे। और अगर उस दिन भारतीयों ने विद्रोह आपके किया तो फिर हम तो हैं 1.25 लाख और भारतीय 25-30 करोड़। इतने लोगों को ब्रिटिश एम्पायर कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएगा। तो फिर अब ब्रिटिश यहाँ क्या करेंगे? अब ब्रिटेन के लोग यहाँ आपके इस बात के लिए पहले से ही तैयार थे कि भारत में ये घटना होना ही होना है कि हमारी वेलफेयर एक्टिविटीज की हकीकत आज नहीं तो 20 साल बाद भारतीयों को पता चलेगी। और जिस दिन पता चलेगी ये विद्रोह करेंगे, तो उस विद्रोह के होने से पहले ही हम भारतीयों का ब्रेन वॉश कर दें। ब्रेन वॉश क्या कर दें कि हम भारतीयों के दिमाग में ये बात फीड कर दें कि आप गुलाम पैदा हुए थे और गुलाम ही मरोगे, आप चाहे कुछ भी कर दो, ठीक। और ब्रेन वॉश करने के लिए आपके क्या करें, कुछ विचारधाराएं भी आपके लाएंगे, ठीक है।
अब ब्रेन वॉश से अब आपके तात्पर्य क्या होता है? अगर किसी ने ब्रेन वॉश आपके कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर देखते हैं कि हाथी के किसी बच्चे को आप जंजीर से बांधो, वो खूब तोड़ाने की कोशिश करता है, जब नहीं तोड़ा पाता, अब वो हाथी अगर बड़ा हो जाए तो उसे पतली सी रस्सी से भी बांध दोगे तब भी वो उसे तोड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतने समय में उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल फीड हो गई है, क्या, कि वो इस रस्सी को तोड़ा नहीं सकता। बस यही ब्रेन वॉश ये करना चाहते थे कि किसी तरह से भारतीयों के दिमाग में आपके क्या आ जाए, ये बात बिल्कुल सेट हो जाए कि आप अंग्रेजों के गुलाम पैदा हुए हो और गुलाम ही मरोगे। ठीक है, यह हुआ। तो अब हम देखते क्या है कि ब्रेन वॉश करने के लिए आपके ये 300 साल तक शासन था इनका, लगभग 18वीं 19वीं सदी और 20वीं सदी। ठीक, 300 साल तक शासन आपके पावर की दम पे तो कोई नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं हम भारतीय थे जिन्होंने अपनी मानसिकता में गुलामी को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब कैसे? सबसे पहले ब्रेन वॉश करने की थ्योरी लेके आते हैं आपकी 18th 19th सेंचुरी। लगभग आपके 2 शताब्दी तक केवल एक ही थ्योरी भारत में प्रचलित थी। ठीक, कौन सी थ्योरी? व्हाइट्समैन वर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्ति बोझ का सिद्धांत। अब ये श्वेत व्यक्ति बोझ का जो आपके सिद्धांत था, ठीक है, ये सिद्धांत दिया था एक ब्रिटिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, ये रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा आपने, एक जंगल बुक आती है उसके राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग देते हैं आपके कौन सी थ्योरी? व्हाइट्समैन वर्डन थ्योरी। अब ये व्हाइट्समैन वर्डन थ्योरी आपके कहती क्या है? ये भारतीयों से आपके कहते हैं इस थ्योरी के तहत कि हम अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं आए हैं। ठीक, सबसे पहले तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट आपके क्या है कि हम अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं आए हैं, हमारा उद्देश्य तो आप भारतीयों को सभ्य और आधुनिक बनाना है। यानी कि हम किस लिए आए हैं भारत में? भारतीयों को सभ्य और आधुनिक बनाने के लिए। भारतीयों को लगेगा कि बड़ा दैवीय उपहार है ब्रिटिश शासन जो हमें सभ्य और आधुनिक बनाने के लिए इंग्लैंड से आए हैं। ठीक, तो भारत का एक वर्ग था, वो तो आपके ब्रिटिश शासन को उसने टाइटल दे दिया, एक दैवीय उपहार, गॉड गिफ्टेड है ब्रिटिश शासन भारत में, कि भारत को सभ्य और आधुनिक बनाने के लिए कोई 6000 किलोमीटर दूर से चल के आया है। ठीक, यह हुआ। तो आपके भारतीय ये भूल गए कि जो 6000 किलोमीटर दूर से पहले भी आए थे उनका भी उद्देश्य लूटना था, और जो आज भी आए हैं उनका भी उद्देश्य लूटना था, चाहे वो इंग्लैंड से आए चाहे वो इटली से। ठीक, अब इसके बाद में, तो अब इस बात को समझना आपको है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो यहां आपके सिस्टम क्या था? तो व्हाइट्समैन वर्डन थ्योरी का पहला पिलर आपके कि हम अंग्रेज भारत पर शासन करने नहीं, भारतीयों को सभ्य और आधुनिक बनाने आए हैं। ठीक है, इन्होंने तो अपनी आपके डिक्शनरी में रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक, इंडिया को आपके लिख दिया अ लैंड ऑफ अनसिविलाइज्ड एंड अनमॉडर्नाइज्ड पर्सन। ये इंडिया का नाम था कि एक असभ्य लोगों के देश, यानी कि एक ऐसा देश जो असभ्य लोगों का देश है। यानी कि इंडिया के नाम को क्या इन्होंने लिखा था, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी यही लिखा था जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। क्या? इंडिया का अर्थ था अ लैंड ऑफ अनसिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, और इस अनसिविलाइज्ड पर्सन की जमीन पे हम सिविलाइजेशन को आपके डेवलप करने के लिए आए हुए हैं। तो व्हाइट्समैन वर्डन थ्योरी का पहला पॉइंट इनका यह था कि हम अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं, भारतीयों को सभ्य और आधुनिक बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट एक पॉजिटिव इंप्रेशन देने के लिए। अब दूसरा पॉइंट समझना, इन्हें पता था कि हम ना सभ्य बनाने आए ना आधुनिक बनाने, हमारा उद्देश्य आर्थिक शोषण करना है और हम केवल वही करके जाएंगे। और इन्हें ये मालूम है कि जिस दिन हमारी हकीकत भारतीयों के सामने आएगी, विद्रोह होगा, तो भारतीय विद्रोह ही ना करें, उसके लिए ये दूसरा पॉइंट कि व्हाइट्समैन को हराना असंभव है। और बात भी सही थी, 16वीं सदी 17वीं सदी और 18वीं सदी में ये जहां गए वहां जीत के आए, इन्हें कोई हरा नहीं पाया। तो सिचुएशन आपकी ये हुई कि आपके दूसरा पॉइंट कि हम व्हाइट्समैन यानी कि हम अंग्रेजों को या गोरे लोगों को हराना क्या है, असंभव है। इस थ्योरी से इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया आपके इंडियंस का। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब आगे होता यह है कि भारत में जब एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, यानी शिक्षा का जब आपके प्रसार हुआ, तो लोग शिक्षित हुए। अब 5वीं 10वीं क्लास तक भारत में पढ़े, तो इन शिक्षित लोगों में आपके हुआ ये कि कुछ लोग शिक्षा लेने कहाँ गए होंगे, ब्रिटेन भी तो गए होंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इंडिया में एजुकेशन ली और कुछ लोगों ने ब्रिटेन में एजुकेशन ली। अब होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति एजुकेशन लेता है तो एजुकेशन लेने के आपके 2 उद्देश्य होते हैं। 2 उद्देश्य आपके क्या होते हैं? जब भी किसी समाज में आपके 3 क्लास होते हैं, हायर, मिडिल और लोअर। किसी भी समाज में मिडिल क्लास और लोअर क्लास एजुकेशन केवल इसलिए लेता है कि उसे मिल जाए, इसके अलावा लोअर और मिडिल क्लास का कोई उद्देश्य
नहीं होता। और जिस दिन आपको जॉब मिलती है, मिडिल और लोअर क्लास को ये किताबों को रख देता है साइड, यही उद्देश्य होता है, ठीक। जबकि हायर क्लास किसी भी समाज में अगर एजुकेशन लेता है तो उसका उद्देश्य होता है, और यही नॉलेज होती है जो हायर क्लास को हमेशा हायर सिचुएशन में लेके जाती है। हायर क्लास के पास विजनरी पावर होती क्यों है? क्योंकि वो एनालिसिस करता है चीजों का, ठीक। मिडिल क्लास और लोअर क्लास कभी एनालिसिस करता ही नहीं है, ठीक। मिडिल क्लास और लोअर क्लास का केवल उद्देश्य एजुकेशन पैटर्न का ये है कि हमें करना क्या है कि बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। सबको पता है कि देश के अंदर विसंगतियां क्या हैं, ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा ये देश को तोड़ रहा है, लेकिन हम भी सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जाति से हट गए तो रिजर्वेशन हट जाएगा और हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो देश के लिए हमने क्या किया, मतलब अपने हितों के लिए देश को भी ताक पे लगा दिया, ठीक। तो यहाँ आपके सिस्टम क्या है, हायर क्लास आपके कभी क्यों नहीं करता जाति धर्म की बात? जो हायर बिजनेसमैन क्लास होगा वो कभी नहीं करेगा, उसे मालूम है ना लड़ने दो आपस में, क्योंकि ये जनता जितनी लड़ेगी उतना आपके हायर क्लास और हायर जाएगा, ठीक है। पॉलिटिशियन यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। अब नेक्स्ट समझना, तो होता यह है कि किसी भी समाज में आपके हायर क्लास एजुकेशन लेता है नॉलेज हासिल करने के लिए, और ये हायर क्लास सिस्टम का एनालिसिस करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो भारत के भी आपके जो राजे रजवाड़ों के आपके बच्चे होंगे, जमींदारों के बच्चे होंगे, उद्योगपतियों के बच्चे होंगे, ये एजुकेशन लेने के लिए ब्रिटेन गए होंगे उस टाइम। अब जब इन्होंने एजुकेशन ली तो इन्होंने आपके, ठीक, क्या किया, एजुकेशन से इनके अंदर आई एनालिसिस पावर, और इन्होंने इंडिया के अंदर होने वाली सभी वेलफेयर एक्टिविटीज का एनालिसिस करना किया शुरू। कि अंग्रेज कह रहे हैं कि हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? सभ्य बनाने आए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आपको ये भारत की कितना सभ्य बनाने आए हैं। अंग्रेज बोल रहे हैं कि हम भारत को सभ्य बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, भारत में रेलवे का प्रयास, एजुकेशन, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे प्रयास इन्होंने भारत को सभ्य बनाने के लिए किए, ठीक है। तो अब आपके उस पढ़े लिखे वर्ग ने इनकी इन सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस किया कि अंग्रेज सभ्यता के नाम पर आपके भारत में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में भारत में सिविलाइजेशन को फैला रही हैं। तो इन एक्टिविटीज का जब एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि रेलवे का विकास ये भारत को सभ्य बनाने नहीं, ये तो आपके कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने और बने हुए माल को बाजार तक पहुंचाने, और जहां कहीं भी विद्रोह हो वहां इमीडिएट आर्मी पहुंचाने के लिए किया गया है। इसमें भारतीयों का कोई भी फायदा नहीं है, इसमें जो भी फायदा है वो ब्रिटेन का है, ठीक। एजुकेशन का विकास, ठीक, ये भारतीयों को शिक्षित बनाने के लिए नहीं किया गया है। ये क्यों किया गया है? एक तो स्टाफ मिल जाए, और दूसरा आपके क्या हो जाए, एडवर्टीजमेंट हो जाए ब्रिटिश प्रोडक्ट का। लॉ एंड ऑर्डर का विकास ये इसलिए किया गया है जिससे कि आपके बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर होगा, ठीक। सेम जुडिशरी का विकास इसलिए किया गया है कि आराम से आपके या तो वो टैक्स दें किसान, ना दें तो उनकी जमीनें कानूनी तरीके से क्या की जा सकें, हड़पी जा सके, ठीक। इसके अलावा आपके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अपनी प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए, ठीक, यानी अपनी सुविधा के लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन किया है इन्होंने, ना कि भारतीयों की सुविधा के लिए। तो जब इनकी इन सारी वेलफेयर एक्टिविटीज का एनालिसिस भारतीय पढ़े लिखे वर्ग ने किया तो इन सारी वेलफेयर एक्टिविटीज पे लगा दिया उसने क्वेश्चन मार्क, और ये कहा कि ये भारत को सभ्य बनाने के लिए नहीं आए, ठीक, पहली चीज। तो पहला क्वेश्चन मार्क तो आपके यहां लगा, इनका उद्देश्य केवल है भारत का क्या, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये भारत को सभ्य बनाने नहीं आए, ये भारत का आर्थिक शोषण करने आए। और इस बात को आपके कहते हैं कौन, दादा भाई नेरोजी अपनी एक बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक, क्या कहते हैं आपके, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत, कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में जितनी भी आपकी कल्याणकारी गतिविधियां की जा रही हैं, इन समस्त कल्याणकारी गतिविधियों का जो अंतिम उद्देश्य है वो भारत से पैसे को ज्यादा से ज्यादा कहां ले जाना, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन ले जाना है, ठीक, ना कि इन गतिविधियों का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना। तो ये पहला पॉइंट इनका सिविलाइजेशन के ऊपर लग गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा देखना, दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि हम भारत को आधुनिक बनाने आए हैं, यानी कि भारत को क्या बनाने आए हैं, मॉडर्न बनाने। तो अब हम ये भी देख लें कि मॉडर्न हम कहते किसे हैं या मॉडर्निटी हम कहते किसे हैं, क्या ये वास्तव में मॉडर्निटी बढ़ाने भारत आए थे, ठीक, किसे कहते हैं मॉडर्निटी, आधुनिक।
मॉडर्निटी के दो पिलर होते हैं आपके, पहला रेशनलिटी और दूसरा ह्यूमनिटी, यानी तार्किकता और मानवीयता। ठीक है, तो याद रखना वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करना, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, आपके वेस्टर्न ड्रेस पहनना, ये मॉडर्निटी का आपके परिचायक नहीं है। मॉडर्निटी हम कहते कैसे हैं कि जब आप ठीक अपने विचारों में ठीक क्या हो, रेशनल हो और ह्यूमैनिटिक हो, यानी कि आपके द्वारा किया गया हर कार्य को आप तर्क के आधार पर सही प्रूव कर सको कि हम इस कार्य को इसलिए कर रहे हैं। ठीक, और आपके द्वारा किया गया हर कार्य ठीक किसी दूसरे मनुष्य को कोई नुकसान ना पहुंचाता हो, तब आप कहे जाओगे कि आप अपने विचारों में क्या हो, मॉडर्न हो। तो अब इनकी मॉडर्निटी की अगर हम अवधारणा को देखें तो अंग्रेज कह रहे थे कि हम भारत को क्या बनाने आए हैं, मॉडर्न बनाने आए हैं। ठीक है, तो ये आपके अंग्रेजों का कहना था। तो अब आपके जो भारतीय इनका एनालिसिस कर रहे थे, अब वो आपके इनसे ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आप भारत को मॉडर्न बनाने आए हो, तो आप तो भारत को तब मॉडर्न बनाओगे, पहले आप तो मॉडर्न हो। ठीक, आपने पूरे एक देश को गुलाम बनाए रखा है, ये क्या तर्क के आधार पर सही है? ठीक, और भारतीयों का जो आप शोषण कर रहे हो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, क्या ये मानवीयता के आधार पर सही है? दोनों ही पॉइंट गलत है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद ही अपने विचारों में आधुनिक नहीं हो, तो आप हमें क्या आधुनिक बनाओगे? हम जीएस कब पढ़ाएंगे आपको? पहले हमें तो आती हो जीएस, जब हमें ही नहीं आएगी तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ठीक, तो आपके भारतीयों ने अंग्रेजों से कहा कि पहले आप खुद तो आधुनिक बनो, जब आप खुद ही आधुनिक नहीं हो तो आप हमें क्या आधुनिक बनाओगे? तो उठा के आपके इनका दूसरा पॉइंट, इस पे भी लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये सब हुआ भारत में एजुकेशन के प्रसार के बाद। तो हम देखते क्या है कि समय के साथ आपके इनके वाइट्समैन बर्डन थ्योरी का जो ये पहला पिलर था, इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इस पिलर पे क्वेश्चन मार्क लग भी गया, तब भी भारतीय आपके अंग्रेजों से विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि अभी एक पिलर आपके बचा हुआ था कि हम अंग्रेजों, यानी कि अंग्रेजों को हराना असंभव है, और जब तक ये पिलर नहीं टूटेगा तब तक भारतीय कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध जाके खड़े नहीं होंगे। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं कि ये पिलर कैसे आपके टूटा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भारतीयों को ये पता भी चल गया कि अंग्रेज इनका शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन तब भी भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध अभी भी खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। क्यों नहीं जुटा रहे हैं? क्योंकि एक पिलर अभी भारतीयों के दिमाग में सेट है कि हम कुछ भी कर लें, हम इन्हें हरा नहीं सकते। ठीक है, तो अब आपके देखते हैं क्या होता है। अब ये आपकी घटना चलते चलते आपके 19वीं सदी समाप्त होने वाली लगभग होती है। ठीक, और टाइम आ जाता है 1897, 1897। अब 1897 के आसपास आपके होता क्या है, 1896-97 में ठीक आपके अफ्रीका का एक देश था इथोपिया, एक छोटा सा देश था अफ्रीका का। ठीक है, इथोपिया और आज भी ट्राइबल बाहुल्य देश है, ये जनजाति बाहुल्य देश। ठीक है, तो अब यहाँ इथोपिया के ऊपर जो शासन हुआ करता था उस समय, वो हुआ करता था इटली का। तो 1896-97 में हुआ ये कि इथोपिया के आपके ठीक इथोपिया के सारे लोग एक साथ आपके इकट्ठे हुए और इन्होंने इटली के लोगों पे एक साथ धावा बोल दिया। अब 10-20 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होकर अगर धावा बोल दें तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें उस देश से इटली वालों को भागना पड़ेगा। और यही हुआ कि 1896-97 में इथोपिया ने इटली से स्वयं को मुक्त करा लिया या स्वयं को स्वतंत्र करा लिया और इटली वालों को सबको भगा दिया इथोपिया से बाहर। ठीक, तो इथोपिया ने इटली से सब स्वयं को स्वतंत्र कब कराया? 1897 में। ठीक है, भारत को तो इटली के शासन से मुक्ति पाने में 2014 लग गया था। ठीक, इसके बाद में 2014 तक था या नहीं था भारत में इटली का शासन, और द्वारा कुछ लोग तो फैलाना चाह रहे हैं कि 19 में भी लाएंगे इटली का शासन। ठीक, अब इसके बाद में तो 1897 में अब आपके होता क्या है कि यहाँ इथोपिया के लोग करते ये हैं कि आपके पूरी तरह से इटली के लोगों को वहाँ से निष्कासित कर देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ आपके पहला पिलर आपके क्या, ये तो टूट ही चुका था। अब यहाँ दूसरा पिलर, अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। ठीक, लेकिन जब इथोपिया के लोगों ने इटली के लोगों को वहाँ से बाहर खदेड़ दिया तो इसका मतलब अब क्वेश्चन मार्क लग गया इस दूसरे पिलर पे कि जब इथोपिया के लोग हरा सकते हैं तो हम भारतीय तो उनसे बहुत ऊपर है। ठीक, अब इस बात का एग्जाम्पल हम भारत के अंदर ही देखते हैं। ठीक है, भारत के अंदर कैसे वाइट्समैन बर्डन थ्योरी आपके ऊपर कैसे प्रभाव करती है, ये ब्रेन वॉश देखना इस थ्योरी का। भारत के अंदर जब से आप जन्म लेते हो, ठीक, तब से आपके दिमाग में एक ही बात फीड की जाती है
कि इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस, इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस, और ये बात वो लोग आपके दिमाग में फीड करते हैं जिन्होंने खुद ही कभी आईएएस नहीं दिया। सच्चाई यही है, और आपके भी दिमाग में सेट है कि नहीं आईएएस बहुत बड़ा है। ठीक, गांव से आप कह के निकलोगे दिल्ली आईएएस के लिए तैयारी करने जाना है, तो घर वाले 3-4 बार तो रोकेंगे, थानेदारी कर लो, मास्टरी कर लो, ठीक, पटवारी कर लो। आईएएस के बोलोगे तो आपको गौर से देखेंगे, पता नहीं क्या बोल दिया है आपने। ठीक, तो ये हुआ। अब यहाँ आपके प्रॉब्लम यही आ जाती है कि भारत के अंदर एक पढ़ा लिखा बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आईएएस देने की हिम्मत ही नहीं कर पाया कभी। ऐसा भी हो सकता है कि वो आईएएस का एग्जाम निकाल सकता था, लेकिन उसने हिम्मत ही नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई? क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो रखा है कि भारत का सबसे टफ एग्जाम आईएएस। ठीक, यही हुआ, और आज भी वही कहानी है। अब देखना क्या होगा, अब ये ब्रेन वॉश कैसे टूटता है। कोई लड़का आपके साथ ग्रेजुएशन तक आपके साथ पढ़ा, उसके नंबर आपसे कम हमेशा आए, और वो आपके दिल्ली आया और 3-4 साल में वो हो गया आईएएस। अब ये थ्योरी टूटेगी। कैसे टूटेगी? कि ये पूरे 12 साल हमारे साथ पढ़ा और हर साल इसके 5% हमसे कम रहे, अगर ये आईएएस निकाल सकता है तो हम भी निकाल सकते हैं। और यही थ्योरी आपके फिर इस कदर टूटती है भारत में, जब तक एक गांव से एक आईएएस नहीं है तभी तक नहीं है उस गांव से आईएएस। और जिस दिन एक गांव से एक आईएएस निकल गया, 20 साल के अंदर पूरा गांव आईएएस होता है। फिर वो आज भी भारत में कई ऐसे गांव है, गांव का गांव आईएएस, परिवार में 4 भाई हैं तो 4 के 4 आईएएस। तो ये होता है मनोबल का टूटना। तो यहाँ आपके सिस्टम क्या है, जब तक ये ब्रेन वॉश आपका हो रखा है तभी तक क्षमताओं का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक, जहाँ ये आपके टूट गया ये सिस्टम, उसके बाद में आपके खुद ही आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ आपके सिस्टम ये है, हम भारतीयों ने कभी कोशिश इसलिए नहीं की अंग्रेजों को बाहर निकालने की उस समय तक, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश किया गया था कि अंग्रेजों को हराना असंभव है। लेकिन 1897 में आपके जब इथोपिया के लोगों ने अंग्रेजों को हराया तो इनकी ये ब्रेन वॉश की थ्योरी खत्म। तो इसका मतलब अब भारत के अंदर भी ये न्यूज आएगी कि इथोपिया के लोगों ने अंग्रेजों को हरा दिया, गोरे लोगों को। तो अब भारतीय लोग भी अब आपके क्या करेंगे, अब भारतीय लोग भी अब आपके ये सोचेंगे कि हम संख्या में इनसे ज्यादा हैं, ताकत में इनसे ज्यादा हैं, इंटेलिजेंसी में इनसे ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजी में इनसे ज्यादा हैं, तो ये हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब देखना यहाँ, अब यहाँ आपके ये वो फेज होगा 18वीं 19वीं सदी 1897, कौन सा फेज होगा। अभी तक आपके कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और कांग्रेस के अंदर जो मूवमेंट चल रहा था वो चल रहा था नरम पंथ, मॉडरेटर। ठीक, और जैसे ही आपके 1897 में इथोपिया की ये घटना होगी, ये नरम पंथ भारत में शिफ्ट होगा गरम पंथ, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। ठीक, तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो नरम पंथ ही पहले क्यों आया, गरम पंथ भी तो आ सकता था पहले, क्यों नहीं आया गरम पंथ? क्योंकि गरम पंथ आने के लिए इस फिलॉसफी का टूटना जरूरी था। और ये आपके आइडियोलॉजी टूटेगी 1897 में जाके, और 1897 में ही आपकी पहली एक्टिविटी होगी भारत में। पूना के प्लेग कमिश्नर आपके, ठीक, इसको गोली मार देंगे चापेकर ब्रदर्स। इससे पहले आपके कोई पॉलिटिकल मर्डर इंडिया में नहीं हुआ था। ठीक, यानी कि अब भारतीय एग्रेसिव होना शुरू हो गए, और भारत के अंदर जो आपके नरमपंथ आंदोलन था ये शिफ्ट हो गया गरमपंथ आंदोलन में। ठीक, तो आपको पढ़ाया जाता है ना स्वतंत्रता आंदोलन, नरमपंथ, गरमपंथ, गांधीवादी। तो इसका लॉजिक इसलिए है कि नरमपंथ पहले इसलिए आया, क्यों आया? क्योंकि अभी प्रभाव था वाइट्समैन वर्डन थ्योरी का। जब तक ये थ्योरी टूटती नहीं तब तक गरमपंथ कभी आता नहीं। ठीक है, इसीलिए आपके जैसे ही ये थ्योरी टूटेगी, मॉडरेटर मूवमेंट भारत में शिफ्ट होगा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में। तो अब एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में अब आपके होगा क्या? अब एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में अब आपके होगा ये कि भारत का पूरा आपके युवा अब ये रोड पे उतर आया। युवा रोड पे आपके क्यों उतर आया? क्योंकि वाइट्समैन वर्डन थ्योरी टूट चुकी है और अब युवाओं को चाहिए स्वतंत्रता। ठीक, नरमपंथियों ने कभी स्वराज की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनके ऊपर इस थ्योरी का प्रभाव था। लेकिन गरमपंथी जिस दिन से आंदोलन शुरू करेंगे, पहली मांग होगी उनकी स्वराज। गरमपंथियों ने तो मांग ही यहां से शुरू की है। ठीक, यानी कि भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में दिया जाए। ठीक है, तो अब यहां आपके जैसे ही गरमपंथ आंदोलन की भारत में शुरुआत होगी, भारत का युवा सड़कों पे आपके आएगा। ठीक है, तो पूरे देश के अंदर आपके स्वराज का माहौल बनना हो जाएगा आपके शुरू। अब इसी दौर में एक घटना और हो गई। अभी तो इथोपिया ने तो केवल आपके एक चिंगारी दिखाई थी। ठीक, अब आपके पेट्रोल का काम एक घटना और करेगी। 1903-4 में आपके होगा क्या कि एक देश था रसिया, ये रसिया अटैक कर देगा जापान के ऊपर। ठीक है, और ये रसिया आपके जापान को चारों तरफ से घेर लेगा। अब रसिया जापान को चारों तरफ से घेर लेगा तो रसिया और जापान दोनों की ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो रसिया शुरू होता है, खत्म नहीं होता। पूरे 2 महाद्वीप में फैला हुआ देश है ये। ठीक, और जापान शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ये दोनों की ज्योग्राफी में अंतर है।
ठीक है। तो रसिया आपके जापान को चारों तरफ से घेरेगा और आपके जापान से कहेगा कि ऐसा है सरेंडर करो। तो जापान कहेगा क्यों सरेंडर करें, हमने क्या किया जो सरेंडर करें। तो रसिया कहेगा हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, हमारे जहाज चारों तरफ खड़े हुए हैं, आप आधे घंटे के अंदर सरेंडर कर दो, ठीक, नहीं तो फिर हमारे जहाज आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो जापान ने कहा कि छोटा देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरेंडर कर दें, ठीक, आप आधे घंटे की मोहलत दे रहे हो, हम आपको 15 मिनट की मोहलत दे रहे हैं कि ये जहाज हटा लो, ठीक, अदरवाइज 16वें मिनट में आपके जहाज यहाँ दिखाई नहीं देंगे। अब रसिया ये भूल गया कि वो क्षेत्रफल में बड़ा है, टेक्नोलॉजी में नहीं, और जापान टेक्नोलॉजी का महारथी देश है, ठीक। जापान आपके टेक्नोलॉजी का वो देश है, जब द्वितीय विश्व युद्ध आपके हुआ तो यूएसए को पानी पिला दिया था जापान ने। जब पर्ल हार्बर अटैक किया था जापान ने तो यूएसए आपके बुरी तरीके से आपके पराजित होने की स्थिति में आ गया, और उस पर्ल हार्बर अटैक का बदला लेने के लिए यूएसए ने जापान के ऊपर एटॉमिक टेस्ट कर दिया, अदरवाइज यूएसए को तो पानी पिला चुका था, ठीक। तो आपके नेक्स्ट यही हुआ 1903-4 में, जब आपके इन्होंने रशियन नेवी ने जापान को चारों तरफ से घेरा, तो जापान ने टाइम दिया कि आप तो 30 मिनट का दे रहे हो, हम 15 मिनट का दे रहे हैं कि हटा लो अपनी आपकी नेवी, ठीक। रसिया ने सोचा कि आपके छोटा सा देश है, गीदड़ बबकियां दे रहा है, नहीं हटाई उन्होंने नेवी, और जापान ने 16वें मिनट में जब अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया तो 17वें मिनट में आपके रसिया के सारे जहाज पैसिफिक ओशियन में, और आपके रसिया सरकार देख रही कि जहाज कहाँ गए। अब उसके बाद में अब जापान की आर्मी एंटर होती है यहाँ रसिया के अंदर, ये जापान खत्म हुआ, ये रसिया में एंटर हुई, और जापान की आपके आर्मी के पास आपके इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल आर्म्स उस समय कि रसिया की आर्मी सामना नहीं कर पाई, और रसिया की आर्मी भागे आगे और जापान की आर्मी पीछे पीछे, और ये भागते 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 यहाँ आ गए मास्को। पूरा रसिया जीत लिया जापान ने। अब मास्को में जाके बोला आपके रसिया के प्रेसिडेंट से कि अब बताओ सरेंडर आप करोगे कि हम, ठीक। तो किसी देश को छोटा समझ के उसके ऊपर आक्रमण करने की गलती भविष्य में मत करना, ठीक। अब जैसे ही आपके ये घटना हुई तो हम भारतीयों को एक बार फिर खून खौल उठा कि जापान इतना छोटा सा देश आधी दुनिया के बराबर के देश को हरा दिया, और इंग्लैंड इतना सा और इतने बड़े भारत के ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो अब भारतीयों का खून खौल बैठा, तो अब स्वराज की मांग और तेज, अब तो स्वराज से कम हमें कुछ चाहिए था ही नहीं, ठीक। तो अब गर्मपंथ आंदोलन का ये दौर था जब आपके गर्मपंथ आंदोलन क्या था, एक्सट्रीम पे चल रहा था आपके, ठीक है। और 1905-6 के आते आते तक आपके जो एक्सट्रीमिस्ट या गर्मपंथी थे ये पूरे फुल जोश में थे कि अब स्वराज लेके ही जाएंगे, ठीक है, यह सिस्टम हुआ। अब जब भारत के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही थी, 20वीं सदी आपके लग चुकी थी, ठीक है, उस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो कर्जन के टाइम की ये सारी घटनाएं हो रही थी, ठीक है। तो अब ब्रिटेन के पीएम का फोन आया कर्जन के पास कि कर्जन भारत आजाद करा के ही आओगे क्या, ये इतनी सारी जो स्वराज की मांग भारत में चल रही है, क्या आजाद करा के ही इंग्लैंड आना है क्या आपको। तो कर्जन कहे तो हम क्या करें, हम कैसे आजाद करा रहे हैं। आपने कहा था कि पावर पहले सिद्धांत, तो 30 करोड़ लोगों के ऊपर आपकी 1.25 लाख की आर्मी काम नहीं कर सकती, ये कंसेप्ट फेल। दूसरा आपने कहा था वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक, ये भी कंसेप्ट फेल। तीसरा आपकी ब्रेन वॉश की थ्योरी, वाइट्समैन बर्डन थ्योरी, ये भी हिंदुस्तान में हो गई फेल, ठीक। तो अब भारतीयों को हम किससे कंट्रोल में करें, कंट्रोल में करने की तो कोई थ्योरी आपने छोड़ी ही कहाँ है, ठीक। तो अब भारतीय मांगेंगे स्वतंत्रता, क्योंकि पावर की दम पे आप रोक नहीं सकते। वेलफेयर एक्टिविटीज की हकीकत भारतीयों के सामने आ गई कि वेलफेयर एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं, और ब्रेन वॉश की जो थ्योरी थी वाइट्समैन बर्डन थ्योरी वो टूट गई। तो अब भारतीयों को रोकने के लिए या तो कोई थ्योरी चाहिए और या फिर आप भारत स्वतंत्र करो। तो फिर आपको कर्जन को ऊपर से आपके आदेश मिलता है, क्या आदेश मिलता है कि कुछ भी करो आप इंडिया में, ठीक, अगर भारत आजाद हुआ और आजाद करा के आप इंग्लैंड में आए तो आपको घुसने नहीं देंगे, ठीक, आपका कोर्ट मार्शल करवा दिया जाएगा। कर्जन साहब, इससे अच्छा ये है कि आप भारत में कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे कि स्वराज की मांग या स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर पड़ जाए, ठीक। तो अब यहाँ आपके कर्जन ब्रेन वॉश की एक और थ्योरी देंगे 20वीं सदी में, डिवाइड एंड रूल, ठीक। अब इस डिवाइड एंड रूल की थ्योरी के तहत अब आपके कर्जन क्या करेंगे। कर्जन का उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना। अब स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर्जन आपके करेंगे ये कि मान लिया आपके कोई 100% है, ठीक, ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल है। अब अगर 100% स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हैं तो स्वाभाविक सी बात है भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से इनमें 80 हिंदू होंगे और 20 मुस्लिम होंगे,
ठीक है। अब ये 100 लोग आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद करते हुए रैली निकाल रहे थे आपके, ठीक है। तो करजन की गाड़ी खड़ी हुई थी रास्ते में, तो करजन देख रहा था, करजन को देख के और जोर जोर से चिल्लाने लगे। भारतीय रैली की आदत होती है ना, जैसे प्रशासनिक अधिकारी दिखता है और तेज तेज चिल्लाएंगे बुलंद आवाज में, तो ये भी चिल्ला रहे थे करजन मुर्दाबाद ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद। तो करजन आपके क्या करता है, गाड़ी से उतरता है और इन 20 लोगों को बुलाता है कि इधर आओ तुम लोग। इन 20 को बुलाया करजन ने। अब ये 20 लोग करजन के पास पहुंचते हैं, ठीक, बाहें ऊपर करके चौड़े होके। ये होता है भारतीयों की आदत है खास, जैसे ही पुलिस वाले बुलाएंगे चौड़े होके जाएंगे, जैसे पता नहीं क्या बिगाड़ देंगे पुलिस वालों का, ठीक। और फिर जब पुलिस वाले तोड़ाई करेंगे उसके बाद आपके वापस भी आ जाएंगे उतनी जल्दी। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब ये 20 लोग आपके करजन के सामने पहुंचे और बोलते हैं, हाँ बताइए करजन साहब क्यों बुलाया हम लोगों को। तो करजन बोलता है, ये बताओ ये क्या क्या कर रहे हो तुम, जिंदाबाद मुर्दाबाद काहे के लिए लगा रखे हो। तो 20 लोग कह रहे हो जिंदाबाद मुर्दाबाद से क्या तात्पर्य है आपका, भारत स्वतंत्र कराएंगे आपसे, हम अपना शासन लेके आएंगे, ठीक। तो करजन कहते हैं कि स्वतंत्र करा के क्या करना चाहते हो तुम, अपना शासन कैसे लाना चाहते हो। तो ये 20 लोग कहते हैं कि जब आप यहाँ से जाओगे, आप मतलब अंग्रेज, जब आप जाओगे तो भारत में हम लोकतंत्र लाएंगे और लोकतंत्र में हमारा शासन होगा। तो अब करजन यहाँ से इनका ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं। अब इन 20 लोगों से पूछते हैं कि बताओ भाई तुम्हारा शासन कैसे होगा। तो ये कहेंगे कि चुनाव होंगे, चुनाव के द्वारा हम सत्ता में आएंगे। तो करजन इन 20 से कहेंगे कि ये है आपके 100 लोग, अब इसमें आप करो चुनाव और आप हमें बताओ कि आप सत्ता में कैसे आओगे, ठीक। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सत्ता में हमेशा वही आता है जो बहुसंख्यक होता है, और आप इस देश में अल्पसंख्यक हो, आप सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते। अब करजन ने इन 20 लोगों का ब्रेनवॉश कर दिया। अब ये 20 लोग आ गए टेंशन में कि सुबह से भूखे प्यासे हम जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, और स्वतंत्र भारत हो भी गया तो हमें तो सत्ता वैसे भी नहीं मिल रही। अब ये 20 लोग आपके एक गुपचुप मीटिंग करेंगे अलग से जाके कि यार अब क्या करना चाहिए, सत्ता तो हमारे पास वैसे भी नहीं आ रही, भारत स्वतंत्र हो गया। तो 20 लोग कहेंगे चलो करजन से मिलते हैं, जब उसने ज्ञान दिया है तो वो उपाय भी बताएगा, ठीक। तो अब ये रात में करजन के पास पहुंचे, करजन से कहा कि करजन साहब बात तो सही बोल रहे हैं यार, हम तो सत्ता में नहीं आएंगे तो सत्ता में हिंदू ही, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो करजन इन 20 लोगों से बोलेंगे, अब आप एक काम करो कि आप 20 लोग पहले तो इन 80 से अलग हो, ठीक, और अपनी एक अलग पार्टी बनाओ, ठीक। और इस अलग पार्टी के द्वारा आप क्या करो, ठीक, जितना हम बोलते हैं आप उतना करो, ठीक है। आप मुस्लिम हितों की बात करो और हम आपके हितों को इमीडिएट पूरा करेंगे, ठीक है। और रही बात स्वतंत्रता के बाद विधायक और एमपी बनने की, 1909 में एक अधिनियम आपके आ रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ब्रिटिश सरकार उसमें चुनावों की घोषणा कर रही है, ठीक है। और अगर ब्रिटिश सरकार चुनावों की घोषणा कर रही है तो हम ऐसा प्रोविजन बना देंगे कि आप 20 लोगों को स्वतंत्रता हासिल किए बगैर भी विधायक एमपी बना देंगे, ठीक। और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल व्यवस्था, ये आपके इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो यहां अब आपके ये जो 20 लोग थे, इन 20 को किया 80 से इन्होंने अलग, डिवाइड एंड रूल। और इससे अब आपके हुआ क्या, 100 में से 80 लोग हो गए। पहला तो आंदोलन ये कमजोर हुआ। दूसरा, इन 20 लोगों से कहा गया कि आपका परम उद्देश्य केवल इतना है कि इन 80 का विरोध करना है और कोई काम नहीं है आपको इन 80 का विरोध करना है। ये 80 जो मांगे आपको उसके अगेंस्ट जाना है हमेशा। ये कहें उत्तर तो आप कहो दक्षिण, बस ये इन 20 का काम था और कोई काम नहीं था। बाकी के आपके इंटरेस्ट हम देख लेंगे, ठीक है। अब ये हुआ, ठीक। तो ये थी आपकी पॉलिसी किसकी, करजन की, डिवाइड एंड रूल की, ठीक। और इस पॉलिसी के तहत आपके पूरे 20वीं सदी में इन्होंने पहले धर्म के आधार पर विभाजन किया। 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, 1919 सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर क्रिश्चियन, सिख, एंग्लो इंडियन। और इसके बाद में तो फिर ये जाति के आधार पर भी आ गए 1932 में कम्युनल अवार्ड। और कम्युनल अवार्ड में तो इन्होंने ये प्रयास किया पूरा कि हिंदू धर्म में जाति के आधार पर भी एक विभाजन करवा दिया जाए, ठीक। वो तो गांधी जी के प्रयासों से आपके वो विभाजन रुक गया, ठीक है। तो ये थी इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ठीक। तो ये हमने देखा कि क्या था यूके का उद्देश्य, और यूके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से विकल्पों को आजमाएगा, ठीक है। तो ये हमने नेशनलिज्म ऑफ यूके, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रवाद, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रवाद को अब हम समझेंगे कल की क्लास में।